तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी स्वीकार कर लेना दया का वो समर्पण। देश के शहीदों को नमन, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वीर जवानों को नमन, जिन्होंने भारत माँ के लिए अपनी माँ का घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी क्रम में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हो चुका है। संसद टीवी आप सभी से अपील करता है कि आप भी अपने घर में तिरंगा जरूर लगाएं। आइए हम सब मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। और आइए सबसे पहले आगाज करते हैं शुरुआत हेलो इंडिया हाइलाइट्स के जरिए। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के दर्जे और कपिल सिब्बल के विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के साथ ही देश और राज्यों की प्रमुख खबरें भी आपको बताएंगे। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर पर FBI के छापे सहित आपको बताएंगे कई और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। देश भर में आजादी के पर्व के साथ ही भाई बहन के त्योहार राखी की तैयारियां भी चल रही हैं। इन खास तैयारियों की करेंगे बात। और इसी के साथ पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे मेरे और अमृता के साथ। और अमृता, शुरुआत किसके साथ? जी हाँ, शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले बात राष्ट्रीय सुर्खियों की। देश की शीर्ष अदालत ने एक बार फिर दोहराया कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा राज्यवार तय किया जाएगा। यह 1957 से देश के कानून है। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई न करने का मन बनाया, लेकिन बाद में कहा कि वो मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की याचिका को भी मुख्य याचिका के साथ जोड़ा। इस पर कोर्ट में सितंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी। 2 वकीलों ने सोमवार को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को अलग अलग पत्र लिखकर शीर्ष अदालत के फैसले के बारे में निंदात्मक बयानों के लिए राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने को लेकर उनकी सहमति मांगी है। 2 वकीलों विनीत जिंदल और शशांक शेखर झा के शीर्ष विधि अधिकारी से पूर्व कानून मंत्री सिब्बल के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देने का अनुरोध करते हुए कहा है कि कपिल सिब्बल का सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिया गया निंदात्मक भाषण न केवल उच्चतम न्यायालय और उसके न्यायाधीशों के खिलाफ है, बल्कि उच्चतम न्यायालय और उसके न्यायाधीशों दोनों के अधिकारों को बदनाम करके शीर्ष अदालत की गरिमा और स्वतंत्र प्रकृति को कमजोर करने की प्रक्रिया है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन जल्द ही टूट सकता है। जानकारी के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड वैकल्पिक सरकार बनाने की योजना पर काम कर रही है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के नेताओं को बिहार के घटनाक्रम को लेकर बयानबाजी न करने को कहा है। खबरें है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है। संसद के मॉनसून सत्र के निर्धारित समय से 4 दिन पहले समाप्त हुआ है और दोनों सदनों की कार्यवाही
अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा की 16 बैठकें हुई। निचले सदन में 44 घंटे में अधिक कामकाज हुआ। गतिरोध के चलते मानसून सत्र की उत्पादकता 48% से अधिक रही। सत्र के दौरान 6 विधेयक पेश किए गए, जबकि 7 विधेयक पारित किए गए। राज्यसभा में मानसून सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर गतिरोध के कारण कामकाज के 47 घंटे बर्बाद हुए। वहीं 5 सरकारी विधेयकों को ही पारित किया जा सका। 18 जुलाई को शुरू हुए इस सत्र में कुल 16 बैठकें हुई। इस दौरान 38 घंटे से अधिक काम हुआ। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के समारोह के मौके पर देश भर में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा करीब 60,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये महोत्सव दुनिया भर में मनाया जा रहा है, जिसमें सभी मंत्रालयों, व्यापारियों, उद्योग कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम लोग हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम, भारत के वर्तमान स्वरूप से संबंधित विचारों और उपलब्धियों को दर्शाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आजादी का अमृत महोत्सव की पृष्ठभूमि पर एक लेख लिखा है, जिसका शीर्षक है स्वराज्यम की ओर सुराज्यम। उन्होंने ट्वीट कर इसे पढ़ने का आग्रह भी किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली और केंद्रीय श्रम और रोजगार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली JEE मेंस परीक्षा में करीब 24 परीक्षार्थियों ने पूरे 100 अंक हासिल किए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने JEE मेंस के 2 सत्रों का पूर्ण परिणाम घोषित कर दिया है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का रविवार को समापन हो गया। रंगारंग समापन समारोह बर्मिंघम शहर के अलेक्जेंडर स्टेडियम में आयोजित किया गया। और बात अब करेंगे, आपको बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूसरे चरण राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और अब यह परीक्षा 20 से 30 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। पहले इसे 12 से 14 अगस्त के बीच आयोजित किया जाना था। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी। और अमृता, आगे की खबर की बात करें तो अगली खबर मुझे लगता है बर्मिंघम से है। यहाँ बिल्कुल कॉमनवेल्थ गेम्स का रविवार को समापन हो गया। रंगारंग कार्यक्रम समारोह बर्मिंघम शहर के अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ और यहाँ पर हुए गेम्स में 11 दिनों तक जो चले, जिसमें 72 देशों के 5000 से ज्यादा एथलीटों ने हिस्सा लिया। भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और वो प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहा। और आइए अब नजर डालते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह ने प्रजातंत्र के 75वें वार्षिक उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तारीफ की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ओडिशा को जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व मिल रहा है, ऐसा प्रतिनिधित्व इससे पहले कभी नहीं मिला, जिसकी वजह से प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भुवनेश्वर में श्री लिंगराज मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने कटक के ओडिया बाजार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान का दौरा भी किया। पात्रा चौल घोटाले से जुड़ी अनियमितता में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी राजभवन में मंत्रिमंडल के नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। एकनाथ शिंदे ने 30 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद से ही दोनों नेता 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल के तौर पर काम कर रहे थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 9 अगस्त को रेडियो जयघोष लॉन्च करेंगे। राज्य का संस्कृति विभाग लोक कला, प्रदर्शन कला, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक रेडियो चैनल शुरू कर रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी आज पडेरू में होने वाले विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केरल की पिनराई विजयन सरकार की ओर से जारी केरल लोकायुक्त अध्यादेश सहित कई अध्यादेशों की अवधि सोमवार को समाप्त हो रही है। इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि ऐसे माध्यमों से शासन करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। खान ने कहा कि वो अध्यादेशों पर विचार किए बिना उनकी अवधि नहीं बढ़ाएंगे। कानपुर की एक अदालत ने योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री राकेश सचान को 1 साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा उन पर 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये सजा 31 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में सुनाई गई है। तेलंगाना में कांग्रेस विधायक के राजगोपाल रेड्डी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मुनुगोड़ी सीट से विधायक रेड्डी ने विधानसभा अध्यक्ष पीएस रेड्डी को अपना इस्तीफा सौंपा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 2 गांव में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 15 वर्षीय लड़के की मौत हो गई है और कुछ मकानों को खाली कराना पड़ा है। चंबा जिले आपात अभियान केंद्र के मुताबिक बीती रात भडोगा और खंडवा गांवों में अचानक भारी बारिश हुई। इससे खंडवा में शालेय खंडवा नाले पर बने पीडब्ल्यूडी के पुल को नुकसान पहुंचा। पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा होने के कारण पास के गुलेल गांव में 5 मकानों को खाली करा लिया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में तेज बारिश के आसार हैं। तापमान 23 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। तो वहीं पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल, शिलोंग, कोहिमा, गंगटोक और ईटानगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश के आसार है। तापमान 19 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एफबीआई उनकी मार-ए-लागो संपत्ति की तलाशी ले रही है। ट्रंप ने कहा है कि संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ काम करने और सहयोग करने के बाद उनके घर पर ये अघोषित छापा आवश्यक या उचित नहीं था। आपको बता दें कि एफबीआई उन बक्सों और सामान की तलाशी कर रहा है जो कि राष्ट्रपति पद के समापन के बाद मार-ए-लागो में ले जाया गया था। ताइवान की सीमा के पास चीन का 4 दिवसीय सैन्य अभ्यास रविवार को खत्म होना था, लेकिन उन्होंने सोमवार को भी इसे जारी रखा। चीन ने सोमवार को ताइवान स्ट्रेट के समुद्र और हवाई क्षेत्र में नए सेनाभ्यास की घोषणा की। चीनी सेना की पूर्वी थिएटर कमांड ने कहा कि वो ताइवान द्वीप के पास अपना अभ्यास जारी रखेगी और उसका जोर पनडुब्बी रोधी कार्रवाई और हवा से पोत पर हमला करने पर है। गाजा में इजरायल और फलस्तीन आतंकवादियों के बीच करीब 3 दिनों से जारी लड़ाई को खत्म करने के लिए एक नाजुक संघर्ष विराम समझौता सोमवार को हुआ। इसके बाद यहां फिलहाल हिंसा खत्म हो गई है। मिस्र की मध्यस्थता के बाद रात करीब 11:30 बजे युद्ध विराम लागू हुआ। इजरायल और हमास के बीच पिछले साल 11 दिन चली लड़ाई के बाद इजरायल और गाजा उग्रवादियों के बीच ये सबसे खराब संघर्ष था। बांग्लादेश ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा के दौरान उनसे रोहिंग्या शरणार्थियों की म्यांमार वापसी में मदद का अनुरोध किया है, जबकि वांग यी ने यहां बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बेहतर व्यापार संबंधों, निवेश और समर्थन का वादा किया है। चीन ने म्यांमार में अपने प्रभाव का इस्तेमाल नवंबर 2017 के समझौतों के लिए किया था। ये अगस्त 2017 में म्यांमार में उत्पीड़न के चलते देश छोड़ने वाले करीब 7 लाख रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को बांग्लादेश से वापस करने से संबंधित है।
दक्षिणी चीन के हिनान प्रांत में कोविड-19 के 259 नए मामले सामने आने के बाद से महामारी से जुड़ी पाबंदियों के चलते करीब 80,000 पर्यटक फंस गए। उधर प्रांतीय राजधानी में स्कूल की छुट्टियों के दौरान कोरोना संक्रमण बढ़ने पर सोमवार को निवासियों का 13 घंटे तक घरों से निकलना रोक दिया गया। हैको शहर में सुबह 7 से 8 बजे तक अस्थायी लॉकडाउन और सानिया शहर में शनिवार से ही लॉकडाउन लगा है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए आपातकाल घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के लिए रावलपिंडी जिले को सर्वाधिक संवेदनशील करार दिया है। खबरों की माने तो पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने लाहौर जिले को भी सबसे संवेदनशील घोषित किया है। हालात पर काबू पाने के लिए जिले में 1000 से अधिक टीमों का गठन किया गया है। जिले भर में डेंगू के संदिग्ध मरीजों की संख्या 91 पहुंच गई है, जिनमें से 29 मरीजों में डेंगू वायरस पाया गया है। और आइए अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज सुबह 11:45 पर IAS अधिकारियों से मिलकर बातचीत करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकारी समितियों के ऑनबोर्डिंग का लॉन्च करेंगे। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, NCUI और GEM द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष दिलीप संघानी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सुबह 11 बजे संसदीय पुस्तकालय भवन में प्राइड द्वारा आयोजित 4th नेक्स्ट जन डेमोक्रेसी प्रोग्राम में ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही आज से 13 अगस्त तक मुंबई में भारत रंग महोत्सव आयोजित होगा। उत्तराखंड के देहरादून में आज शाम संगीत और नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अमृतम गमया का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और चलिए अब वक्त है आज के दिन से जुड़े इतिहास को जानने का, समझने का। तो पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं 9 अगस्त के दिन इतिहास में क्या खास है दर्ज। 9 अगस्त वर्ष 1925 में क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया। काकोरी ट्रेन एक्शन द्वारा स्वाधीनता सेनानियों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि शासन के विरोधी हैं। इस एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्यु दंड दिया गया। ये क्रांतिवीर थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को छोड़कर शेष तीनों को 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। लेकिन भयवश अंग्रेजी हुकूमत ने राजेंद्र लाहिड़ी के उग्र स्वभाव को देखते हुए उन्हें 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को गोंडा कारागार में फांसी दे दी। 9 अगस्त वर्ष 1942 में भारत का ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर किया गया था। यह आंदोलन सारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रारंभ हुआ। भारत की आजादी की लड़ाई के संबंध में इतिहास में 2 पड़ाव महत्वपूर्ण हैं। पहला है 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो आजादी दिलाने की राह में एक बड़ा मील का पत्थर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने एक और बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय ले लिया। यह भारत छोड़ो आंदोलन था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए भारत के युवाओं का आह्वान किया था। अगस्त क्रांति ने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और कुछ बरस बाद ही आजादी का सपना पूरा हुआ। 9 अगस्त वर्ष 1945 के दिन इतिहास में दूसरा परमाणु हमला हुआ। इससे पहले पहला परमाणु हमला 6 अगस्त वर्ष 1945 के दिन किया गया। ये दोनों परमाणु हमले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर किए, जिनमें 6 अगस्त को पहला परमाणु हमला जापान के हिरोशिमा शहर पर और दूसरा परमाणु हमला नागासाकी पर किया गया। इस परमाणु हमलों ने हजारों लोगों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हिरोशिमा और नागासाकी में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए और बड़े पैमाने पर 70 से 80% इमारतें नष्ट हो गई थीं। जो बच गए वो अपंगता के शिकार हो गए। दूर दूर तक के इलाकों में घंटों काली बारिश होती रही और रेडियोएक्टिव विकिरण ने जिंदा दिली से भरे इन शहरों में कहर बरपा दिया और चारों तरफ मौत का मंजर था। अमेरिका की ओर से हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था और वहीं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम फैटमैन था। अमेरिका की शुरुआती हिट लिस्ट में 5 जापानी शहर थे और नागासाकी उनमें से नहीं था। सूची में कोकुरा, हिरोशिमा, योकोहामा, निगाटा और क्योटो शामिल थे। बाद में क्योटो की जगह नागासाकी ने ले ली। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया पर यह संदेश दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका रही। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने ट्वीट में कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान ने भारतीयों को ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट कर दिया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। और आज विश्व आदिवासी दिवस है। आदिवासी समाज में सदैव से ही हमें अपनी समृद्ध विरासत को गर्व करने के साथ ही सहेजने का संदेश दिया है। स्वतंत्रता संग्राम से आज़ादी के इस अमृत काल तक की यात्रा में देश के प्रति उनका अतुलनीय समर्पण समस्त देशवासियों के लिए राष्ट्र के प्रति अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की प्रेरणा देता है। और इसी मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने इस मौके पर भी आदिवासी समाज को शुभकामना दी है। शुभकामनाएं देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आदिवासी समाज पर्यावरण संरक्षण के ध्वजवाहक हैं। गौरवशाली कला, संस्कृति और परंपराओं के संवर्धन और राष्ट्र निर्माण में भी वो अग्रणी हैं। आज हम उनके अधिकारों को सुरक्षित करने और उनके कल्याण और उत्थान का संकल्प दोहराएं। और अमृता, आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ राखी की आहट भी अब बहुत नज़दीक है। और राखी भाई बहन के प्रेम का एक सुंदर त्यौहार है। भाई की कलाई में रेशम की डोरी से प्यार का संसार बांधने वाली बहनें इस त्यौहार पर सुंदर राखियाँ और प्रेम की मिठास से भरी मिठाइयाँ अपने भाइयों के लिए खरीदती हैं। जी हाँ, इस बार का रक्षाबंधन घेवर की मिठास से भरा होगा और हीरे की राखियाँ भी चर्चा का विषय हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको चलिए बताते हैं आगरा के सुनहरे घेवर के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे सूरत के एक सोना व्यापारी की बनाई हीरे की राखी के बारे में। क्या खास है, देखिए ये रिपोर्ट। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का पर्व है। एक धागे के बंधन से बंधा यह पर्व हम सभी के लिए बहुत खास होता है। पूरे भारत में यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। भारतीय त्योहारों और उत्सवों में मिठाई का भी विशेष महत्व है। उत्तर प्रदेश के आगरा में रक्षाबंधन की विशेष मिठाई घेवर बहुत प्रसिद्ध है। इस बार 11 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर आगरा में अभी से मिठाइयों की दुकानों पर घेवर की खुशबू मिल रही है और इस बार खास घेवर तैयार किया गया है जिसका नाम है गोल्डन घेवर। घेवर की कीमत आमतौर पर 1000 से 2000 रुपए प्रति किलो तक रहती है, पर इस बार के गोल्डन घेवर की कीमत 25,000 रुपए प्रति किलो है, जिसके एक पीस की कीमत 1000 रुपए रखी गई है। आगरा के ब्रिज रसायनम पर 25,000 रुपए प्रति किलो वाला घेवर इस समय मिठाई प्रेमियों को खासा लुभा रहा है। इसके अलावा केसर घेवर, ड्राई फ्रूट घेवर भी खास है। ब्रिज रसायनम के मालिक तुषार गुप्ता का कहना है कि आगरा में घेवर खाने के शौकीनों के लिए हमने कुछ नया और आकर्षित करने वाला घेवर तैयार किया है। इस घेवर की खासियत ये है कि इसमें 24 कैरेट के सोने की परतें लगाई गई हैं। इसमें बच्चों के लिए आइसक्रीम फ्लेवर के साथ साथ ड्राई फ्रूट को भी मिलाया गया है। कस्टमर्स को एक नया अट्रैक्शन मिल रहा है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इंडिया में अगर हम रहते हैं तो चॉकलेट्स की जगह हम इंडियंस मिठाइयों को प्रमोट करें। जब एक भाई अपनी बहन के लिए कुछ ले जाना चाहता है तो पहले उसे चॉकलेट के अंदर रिचनेस लगती थी। जब हमने एक गोल्ड का घेवर बनाया तो उस चीज़ के अंदर उसे रिचनेस भी लगेगी और ये हेल्दी भी है। भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में भी खासी रौनक देखने को मिल रही है। सदियों से हमारे देश की परंपरा रही है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को राखी के पवित्र धागे से प्रेम का बंधन बांधती हैं। पहले ये राखी
सूतर के धागे से बनाई जाती थी, मगर जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे ही राखी भी सोने या चांदी या फिर हीरे की भी बनने लगी। सूरत में सोना व्यापारी ने लेब्रोन डायमंड की राखी बनाई है। बहन के प्यार की निशानी हमेशा भाई की कलाई पर हीरे की चमक की तरह चमकती रहे, इसलिए इस रक्षाबंधन पर हीरे की राखी खासी पसंद की जा रही है। इस राखी को देखकर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि देखने में और पहनने के लिए राखी तो ठीक है, मगर इसकी कीमत क्या होगी? तो इस राखी को बनाने वाले सोने व्यापारी का कहना है कि मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए इस राखी की कीमत 3000 से लेकर 8000 तक रखी गई है। जैसा समय बदलता है वो हिसाब से हम लोगों ने एक इको फ्रेंडली राखी बनाया है, जिसमें गोल्ड जो है वो रिसाइकल यूज हुआ है और जो डायमंड है वो हमने खास तरीके से लेब्रॉन डायमंड यूज़ किया है। तो उसकी जो शाइनिंग और इसकी जो इफेक्ट है वो एक बहन को भी बहुत पसंद आती है और वो इसको भैया को बांधती है, जिसकी वजह से उसकी रक्षा भी हो। करीबन पूरे वर्ल्ड को एक वुमेन्स को डायमंड बहुत ही पसंद है, सबको डायमंड चाहिए, पर आज तक सब अफोर्डेबल नहीं थे कि सबकी बात नहीं थी कि डायमंड पहन सके। हमारा भारत त्योहारों का देश है। हर पर्व उत्सव हम सभी उत्साह के साथ मनाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर्व पर भाइयों की कलाई राखी के प्यार से सजेगी और स्वादिष्ट मिठाइयों की मिठास से राखी का आनंद दुगना हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी तैयारियां कर रहे होंगे। और अमृता, आपकी राखी की शॉपिंग हो गई है क्या? जी बिल्कुल, चूंकि मेरे भैया बाहर रहते हैं तो मैं उनको ऑनलाइन राखी इस बार भिजवा रही हूँ। शॉपिंग करके भिजवाने में मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने ऑनलाइन बुकिंग कर दी है। तो आप भी अपने भाई के लिए राखियों की खरीदारी कीजिए या ऑनलाइन भेजिए, लेकिन इस त्यौहार को खुशियों के साथ मनाइए। और आपको बता दें कि हेलो इंडिया को आप संसद टीवी के अलावा संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। साथ ही संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टाग्राम ऐप पर भी उपलब्ध है। जी हाँ, आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं, अपने सुझाव भेज सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया का दरअसल हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, ताकि हम अपने कार्यक्रम में वो चीज़ें ला सकें जो दरअसल आप चाहते हैं। और इसी के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वंदे मातरम की खासी प्रस्तुति दी गई। जी हाँ, चूंकि वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो पराक्रम चलते चलते अपने दर्शकों को इन तस्वीरों के साथ हम छोड़ जाते हैं। आप ये प्रस्तुति देखिए, इसका लुत्फ उठाइए। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम, क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहाँ पे हम, है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हम, हमसे पूछे है ये मांगे वतन। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे अपना रुकेंगे हम, एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे, हिम्मत करे आगे बढ़े नए रास्तों पे हम।